हेलो एवरीवन। मैं लेक्चर 10 बताने जा रही हूँ। लेक्चर 10 का जो टॉपिक है वो है वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन का मतलब यही होता है इसका ऐसे कह लो, अर्थ कह लो, यही होता है कि जब समाज के वंचित वर्ग को जो हमारी वित्तीय व्यवस्था होती है, जो हमारी प्रचलित वित्तीय व्यवस्था होती है, मतलब वित्तीय व्यवस्था मतलब समाज को सुधारने के लिए जो व्यवस्था चल रही होती है, वो उस वित्तीय व्यवस्था से उस वंचित वर्ग को जोड़ने की ही प्रक्रिया को हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो जो वित्तीय समावेशन है, इसमें जो सुदूर रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ उस क्षेत्र का जो है, उस क्षेत्र के लोग जो है वित्त से, वित्तीय शिक्षा से एकदम वंचित हैं। तो उस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र को भी जो है इस वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का उद्देश्य भी जो है वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज के वंचित वर्ग को जो हमारी प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जाए, ताकि उनका अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके। तो वित्तीय व्यवस्था से हमारे जो संसाधनों की गतिशीलता होती है, जब वंचित वर्ग हमारी वित्तीय व्यवस्था से जुड़ते हैं तो हमारे जो संसाधन होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। तो इससे संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने में जो है सहायता मिलती है। संसाधनों की गतिशीलता का मैंने बताया था कि संसाधन कैसे गतिशील होते हैं। तो जब जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब मुझे कोई वित्त का कोई ज्ञान नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है कि कुछ बैंक अकाउंट भी होता है, उसमें पैसे भी जमा करते हैं, पैसे भी लेते हैं, ऋण भी ले सकते हैं। तो मैं जब मैं वित्तीय व्यवस्था से जुड़ जाऊंगी तो मुझे वित्त के बारे में ज्ञान हो जाएगा, बैंकिंग के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो अब मैं अपने पैसे जो है जाऊंगी रखने बैंक में। अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे, मेरे आय से, इनकम से जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे, अब मैं उनको घर में ना रख के उनको मैं बैंक में रखूँगी। तो बैंकों में रखूँगी तो बैंक मुझे सालाना आधार पर जो उस पर कुछ ब्याज भी देगा, जिससे मेरे पैसे भी बढ़ेंगे। मतलब एक तरह से मैं आय भी अर्जित करूँगी ब्याज के माध्यम से। और तो इससे जो बैंक है, जो मैं पैसे रखूँगी बैंक में, अब वो बैंक जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण देने में वो पैसे देगा। मतलब बैंकों का तो यही कार्य होता है। तो इस वजह से जो संसाधन होते हैं, इसी को हम संसाधन, पैसा एक प्रकार का संसाधन है, तो ये इसी संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि होती है, संसाधन गतिशील हो जाते हैं। और वही जब पैसे हम घर में रखते हैं तो संसाधन स्थिर रहता है। तो संसाधनों का स्थिर होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है, अर्थव्यवस्था ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो है तरलता की कमी हो जाती है। तो इस वजह से संसाधनों की गतिशीलता बढ़ाने में जो है वित्तीय समावेशन जो है काफ़ी अधिक सहायक होता है। तो जो वित्तीय समावेशन है, ये ग्राहकों को कई प्रकार की जो है सुविधाएं देता है, कई प्रकार की सुविधाएं देने का भी वायदा करता है। जैसे कि ये जो है जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, तो ये बचत करने के लिए जो है आसान रूप से बैंक खाते खोलने की जो है सुविधा देता है। तो जो पिछड़े हुए वंचित वर्ग होते हैं, उनके पास शिक्षा नहीं होता है, तो ये आसान बैंक खाते खोलने की सुविधा देता है, जिससे लोग आसानी से जो है जाकर कुछ अपने आधार कार्ड या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर जो है बैंक खाते खोल सकते हैं। तो ये आसान रूप से बैंक खाते खोलने की सुविधा देता है, इसीलिए लोग जो है इससे जुड़ते हैं। और ये जो है बहुत ही कम दर पर, सस्ती ब्याज दर पर जो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं, जिनकी इनकम कम है, उनको जो है ये सस्ती ब्याज दर पर जो है ऋण भी देने की सुविधा देता है। तो ये जो है ये दो प्रकार की जो है महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है। और ये जो है समाज के जो वंचित वर्ग हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं मतलब जो कि बेसिक सुविधाएं, जो कि हर समाज के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को जो है इन सुविधाओं से परिचित होना चाहिए और इसका लाभ भी उठाना चाहिए। तो ये जो वित्तीय समावेशन है, ये लोगों को जो समाज के जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वंचित वर्गों को इनसे अवगत कराता है और उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में सहायता करता है। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि ऋण जमा, पेंशन एंड बीमा,
ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हर व्यक्ति को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसका लाभ भी लेना चाहिए। और तो जो वित्तीय समावेशन है इसकी मान्यता है, इसकी मान्यता नहीं, जैसे कई जो है अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि जब तक हम वित्तीय समावेशन नहीं करेंगे, वित्तीय समावेशन का लक्ष्य नहीं पूरा करेंगे, तब तक हम जो समावेशी विकास होता है, समावेशी विकास करने का जो लक्ष्य है हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए समावेशी विकास को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समाज के जब वंचित वर्ग जो है हमारी अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे, हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ेंगे, तो उससे हमारा वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, जिससे समावेशी विकास होगा। समावेशी विकास होने से हमारी अर्थव्यवस्था समृद्धि कर पाएगी, विकसित कर पाएगी। तो इस वजह से जो है वित्तीय समावेशन जो अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थव्यवस्था की जो वितरण प्रणाली है उसमें काफ़ी सहायता करता है। तो वित्तीय समावेशन के जरिए जो है हम समावेशी विकास का लक्ष्य तभी पूरा कर पाएंगे जब हम वित्तीय समावेशन को पूरा कर पाएंगे। तो जो वित्तीय समावेशन है इसको इसमें जो है कई ऐसे वर्ग हैं जिनको लक्षित किया जाता है, टारगेट किया जाता है कि अगर इन वर्गों को जो है और अगर इन वर्गों को हम वित्तीय व्यवस्था से जोड़ लिए तो मानो हम जो है वित्तीय समावेशन के जो है लक्ष्य को पूरा कर लिए हैं या फिर वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। तो इसमें जो लक्षित वर्ग है उसमें आ जाएगा सीमांत एवं भूमिहीन किसान, प्रवासी श्रमिक आ जाएंगे। प्रवासी श्रमिक मतलब जो जैसे गांव से कुछ श्रमिक होते हैं जो कि रोजगार की तलाश में शहरों में आके बस जाते हैं, तो वो प्रवासी श्रमिक होते हैं जो कि एक स्थल से दूसरे स्थल पर जो है रोजगार के लिए प्रवास करते हैं। तो उनके ये जो प्रवासी श्रमिक है उनको समाज का जो कमज़ोर वर्ग है और निम्न आय वर्ग वाले जो लोग हैं, इन 4 वर्गों को जो है लक्षित किया जाता है वित्तीय समावेशन में। तो जो वित्तीय समावेशन है इसके लक्ष्य को पूरा करने में कई संस्थाएं भी भूमिका निभाती हैं। कई संस्थाएं जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है इसमें जो है वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता कर रही होती हैं। जैसे कि कुछ बैंकिंग संस्थाएं हैं, बैंकिंग संस्था में जैसे वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक, सेम ही हो गया भुगतान बैंक, और जो और लघु वित्त बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, क्षेत्रीय शहरी बैंक हो गया। तो ये सब जो बैंक हैं, ये जो सब जो संस्थाएं हैं, ये भी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता कर रही होती हैं। और बीमा कंपनियां हो गए, ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई। तो ये जो 3 जो संस्थाएँ होती हैं, ये वित्तीय समावेशन के जो लक्ष्य होता है उसको पूरा करने में जो है सहायता कर रही होती हैं। एंड जो वित्तीय समावेशन होता है जो वित्तीय समावेशन है, तो वित्तीय समावेशन का लाभ किसको मिलता है? तो इसका लाभ जो है समाज के कई वर्गों को जो है वित्तीय समावेशन का अगर लक्ष्य हम पूरा कर लिए तो इसका लाभ जो है कई वर्गों को मिल सकता है। जैसे इसका लाभ जो है ग्राहकों को मिल सकता है, इसका लाभ वित्तीय संस्थाओं को मिल सकता है, इसका लाभ सरकार या फिर अर्थव्यवस्था को मिल सकता है, इसका लाभ जो हमारे वित्तीय व्यवस्था को भी मिल सकता है। तो जैसे इसका लाभ ग्राहकों को इस प्रकार मिलता है, इससे जो है ग्राहक होते हैं, ग्राहकों की बचत की जो प्रवृत्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। तो बचत करने की जो है प्रवृत्ति में वृद्धि होती है ग्राहकों की अगर वित्तीय समावेशन हो जाए तो। और मतलब बचत करने की प्रवृत्ति में ऐसे वृद्धि होती है कि लोग जो है अपने पैसे जो बचत होती है, एक्स्ट्रा उनका जो बचत होता है उसको बैंकों में उसको अपने पास ना रखकर बैंकों में रखते हैं। तो लोग इसलिए बचत करते हैं ताकि जो है अगर वो पैसे जो है बैंकों में रखेंगे तो उनको उस पर ब्याज भी मिलेगा, उस पर और उनके पैसे बढ़ेंगे। तो इस वजह से जो इससे बचत की जो प्रवृत्ति होती है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। और इससे ग्राहकों को लाभ ये भी मिलता है कि वे जो है ब्याज के रूप में जो है वो आय प्राप्त कर रहे होते हैं। तो जो बैंकों में पैसा रखते हैं उससे जो है उनको आय, एक जो बैंक वार्षिक रूप से जो ब्याज देता है उन पैसों पर, तो वो एक तरह से ग्राहकों के लिए आय हो गया, इनकम का स्रोत हो गया। एंड इससे ग्राहकों का जो जीवन स्तर होता है वो सुधर जाता है। जिससे ग्राहक जो होते हैं उनको जो वित्तीय व्यवस्था से संबंधित जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ऋण, जमा, बीमा, पेंशन, ये सब जो है उनको जो है ये सब जो है वो इन सब का लाभ उठा पाते हैं, जिससे उनका जो जीवन स्तर होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो इससे ग्राहकों को ये लाभ मिलता है। इससे जो वित्तीय जो संस्थाएं होती हैं जैसे बैंकिंग संस्थाएं, इससे वित्तीय संस्थाओं को भी लाभ देखने को मिलता है। इससे वित्तीय संस्थाओं की जो साख सृजन करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। साख सृजन क्षमता करने की में वृद्धि इसलिए होती है
क्योंकि जब जब अधिक संख्या में समाज का जो वंचित वर्ग जो हमारे वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है, तो वो अपने पैसे जब बैंकों में रखता है, तो उससे बैंक जो है उन रखे पैसों के माध्यम से और अधिक साख सृजन कर पाते हैं। तो उन इसमें वृद्धि होती है और उनको जो है अधिक लाभ भी होता है। तो क्योंकि जब लोग जब पैसे रखेंगे, जमा जमा रखेंगे बैंकों में, तो उन पैसों का जो है बैंक दूसरों को ऋण देने में करेगा। तो दूसरों को जो ऋण देगा उस पर वो ब्याज लेगा। तो इस प्रकार जो है बैंकों को लाभ होता है, साख सृजन तो करते हैं और उनको लाभ इसी प्रकार जो है बैंक लाभ कमाते हैं। एंड जो उनका जो व्यापार होता है, व्यापार में भी वृद्धि होगा। तो इससे हमारी जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, इनको भी लाभ होता है। एंड वित्तीय समावेशन से जो है अर्थव्यवस्था कह लो या फिर सरकार, दोनों एक ही है। तो इससे अर्थव्यवस्था या फिर सरकार को भी लाभ होता है, जैसे कि जो संसाधन होते हैं, संसाधनों की गतिशीलता में जो है सुधार हो जाता है। तो इससे हमारे संसाधन जो है बहुत अधिक गतिशील हो जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए जो अच्छा माना जाता है। इससे जो बचत दर होता है और जो निवेश दर होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब बचत होता है तभी हम निवेश कर पाते हैं। एंड सरकार को इससे एक और लाभ मिलता है, जैसे कि उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो जाती है। तो जब उत्पादन अधिक होता है, जब देश में उत्पादन अधिक होता है, तो लोगों को अधिक रोजगार मिलता है, क्योंकि रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। जब उत्पादन अधिक होता है तो रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, तो इससे जो है ये लाभ होता है। एंड इससे जो कल्याणकारी योजनाएं होती है, कार्यकारी योजनाओं का जो है लाभ जो होता है, जिन लोगों को लक्षित करके सरकार ने उस योजना को लाई है, उस लक्षित वर्ग तक जो है उन योजनाएं पहुंच जाती हैं। और जो हमारी वितरण प्रणाली होती है, संसाधनों की वितरण की जो प्रणाली होती है, उसमें अधिक पारदर्शिता आ जाती है। अधिक खुले ढंग से जो है सरकार जो है संसाधनों का वितरण कर पाता है। तो एंड एक और है, जैसे कि सरकार जो है कभी कभी अनावश्यक खर्च भी कर देती है। तो वित्तीय समस्या जब होता है तो सरकार के अनावश्यक खर्च में जो है कमी आ जाती है, अनावश्यक खर्च में जो कटौती होती है। तो इस वजह से जो है इससे जो सरकार या फिर अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ देखने को मिलते हैं वित्तीय समावेशन से। इसका लाभ हमारे वित्तीय व्यवस्था को भी मिलता है। वित्तीय व्यवस्था में जैसे कि जो वित्तीय व्यवस्था को लाभ ऐसे मिलता है कि जो असंगठित मुद्रा बाजार होता है, तो इससे जो असंगठित जो वित्तीय बाजार है, इसका जो है संकुचन हो जाता है। असंगठित वित्तीय बाजार जो खत्म हो जाता है। असंगठित मैंने बताया था कि भारतीय जो मुद्रा बाजार है वो दो प्रकार की होती है, एक संगठित, एक असंगठित बाजार, मुद्रा बाजार। संगठित बाजार, असंगठित बाजार। जो असंगठित बाजार होता है, इसमें जो है सेठ जो हमारे पहले की जो अर्थव्यवस्था थी 90 के बाद की, उसमें जो लोग थे वो असंगठित क्षेत्र पर ज़्यादा केंद्रित थे। तो जो लोग थे वो सेठ और साहूकारों से जो ऋण लिया करते थे, जो कि वो जो ऋण पर जो ब्याज वसूलते थे सेठ और साहूकार, वे अपनी मर्जी से वसूलते थे। तो इस वजह से जो है वो जो मर्जी से वसूलते थे, तो इस प्रकार ये असंगठित मुद्रा बाजार हम इसी को कहते हैं। इसमें कोई नियम कानून नहीं रहता, इसमें मौखिक आधार पर जो है ऋण लिए जाते हैं। तो इस वजह से तो इसका संकुचन हो जाता है। अगर हम वित्तीय समावेशन करते हैं तो लोग अधिक जागरूक हो जाते हैं और वो जो बैंकों से जुड़ जाते हैं और हर सुविधाएं जो बैंकों से लेने में ही करते हैं, ना कि असंगठित क्षेत्रों से। और जो इससे जो संगठित मुद्रा बाजार है, संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से इसमें जो है बहुत कम ब्याज दर पर ही जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो इससे जो है हमारे जो है अर्थव्यवस्था के हमारे जो है कई आधारों पर, कई प्रकारों से जो है इसका लाभ जो है अर्थव्यवस्था को मिलता है। एंड जो वित्तीय समावेशन है, इसका लाभ तो हमने देख लिया। इसका मापन कैसे होता है? तो वित्तीय समावेशन का मापन जब होता है, तो वित्तीय समावेशन को मापने के लिए यही देखा जाता है कि समाज का जो वंचित वर्ग है, समाज का जब वंचित वर्ग वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है तो उसी की भूमिका को मापा जाता है। तो जब समाज का वंचित वर्ग वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है तो हम मानते हैं कि वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है, और जब नहीं जुड़ता है तो हम मानते हैं कि वित्तीय व्यवस्था जो है स्थिर है। तो वित्तीय समावेशन स्थिर है,
तो इस प्रकार इसी समस्या को देखते हुए आरबीआई ने जो है आरबीआई ने जो है वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया, जो कि प्रतिवर्ष जो है इसको जारी किया जाएगा। तो आरबीआई ने वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करना इसलिए शुरू किया ताकि जो है हम वित्तीय समावेशन का जो है डाटा देख सकें कि किस हद तक जो है समाज का वंचित वर्ग जो है हमारी वित्तीय व्यवस्था से जुड़ रहा है और नहीं जुड़ रहा है। तो इस प्रकार जो वित्तीय समावेशन का मापन इसीलिए किया जाता है ताकि जो है हम ये भांप सके, पता लगा सकें कि कहाँ तक जो है वित्तीय समावेशन हुआ है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एंड जो वित्तीय समावेशन है लाभ के साथ साथ इसमें कुछ चुनौतियाँ भी रहती हैं। जैसे इसमें चुनौती ये है कि इसमें जो है हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। तो अत्यधिक जनसंख्या का होना भी इसमें काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है इसके लिए। एंड वित्तीय साक्षरता का जो है अभाव देखने को मिलता है। तो जो सुदूर रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, सुदूर रूप से ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, उनमें वित्तीय साक्षरता का अभाव का बहुत अधिक गहराई से होता है। उनको वित्तीय साक्षरता का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो चुनौतियाँ होती हैं देखने को मिलती हैं। एंड वित्तीय समावेशन जो है काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो है इतनी अधिक जनसंख्या में समाज के वंचित वर्गों को ढूंढना और उसको वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण जटिल प्रक्रिया हो जाता है। क्योंकि जो सुदूर रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें जो आधारभूत संरचना होती है उसका अभाव होता है। तो आधारभूत संरचना के न होने की वजह से भी लोग जो है वित्तीय साक्षरता के अभाव से ग्रस्त रहते हैं। तो इस प्रकार जो है वित्तीय समावेशन में कुछ चुनौतियाँ, लाभ के साथ साथ हमें कुछ चुनौतियाँ भी देखने को, फेस करने को मिलती हैं। एंड वित्तीय समावेशन के लिए जो है भारत के द्वारा क्या प्रयास, मतलब वित्तीय समावेशन के लिए क्या प्रयास किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन के लिए पहला प्रयास किया गया था 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाया था। तो इस योजना को लाने का उद्देश्य सरकार का यही था कि समाज के वंचित वर्ग को हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जा सके। तो इसमें और इसका कुछ हद तक लक्ष्य पूरा भी किया गया। बहुत जो है ये योजना बहुत कारगर रही। एंड बहुत 200 करोड़ की संख्या में लोग जो है बैंक खाते खोले। तो इसका उद्देश्य यही था इस योजना का कि समाज के हर वर्ग को जो है इसमें जीरो बैलेंस पर जो बैंक खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया था। तो सरकार का लक्ष्य यही था कि इस योजना के माध्यम से जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सके। एंड दूसरा जो प्रयास ये किया जाता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा जो है कई नए बैंकों को जो है लाइसेंस दिया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा बैंकों को लाइसेंस इसलिए दिया जाता है ताकि जो बैंकों की संख्या बढ़ेगी तो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया जो है अधिक तीव्र हो जाएगी। अधिक बैंक रहेंगे तो अधिक जो है प्रक्रिया तेज़ी से चल पाएगी। एंड सभी बैंक जो एक दूसरे के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो इसलिए जो है दूसरा प्रयास ये किया जाता है। एंड जो वित्तीय साक्षरता है एंड वित्तीय शिक्षा नीति है, इसको जो है लागू किया जाता है ताकि जो है वित्तीय साक्षरता का होना समाज में जो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी क्या होता है? तो जो अर्थव्यवस्था होता है, हमारा अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें जो वित्तीय आधारभूत संरचना होती है उसका अभाव होता है। तो जब वित्तीय आधारभूत संरचना का अभाव होता है उसके कारण जो है उनमें जो है समय पर पर्याप्त मात्रा में उनमें जो है साख सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। तो उनको जो ज़रूरत के हिसाब से साख सुविधाएँ समय पर और उस मात्रा में नहीं मिल पाती हैं जैसा उनको ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो हम इसी को बोलते हैं कि उस क्षेत्र में आधारभूत संरचना जो है ठीक नहीं है। तो इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में न केवल जो है क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, बल्कि जो समावेशी विकास होता है, समावेशी विकास के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो है क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो धनी वर्ग के लोग होते हैं वो इन सुविधाओं को जो है बहुत अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि गरीब जो वंचित वर्ग हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। तो इससे असमानता में वृद्धि होती है। तो इसके कारण जो है
इसी समस्या के समाधान के लिए आरबीआई ने ये प्रावधान लाया। तो आरबीआई ने ये लाया कि जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी है, आरबीआई ने इस प्रावधान को लाया कि प्राथमिकता क्षेत्र उधारी की शुरुआत की। तो इसमें ये है कि जो प्रत्येक जो अनुसूचित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया है, तो वे अपने ऋण का जो है लगभग अपने ऋण का जो है उनको जो है अपने ऋण का 40% हिस्सा जो प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि वे जो है 40% जो प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देंगे, और ये अनिवार्य है। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए ये जो मात्रा है लगभग 75% तक का है। तो प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जो है जो प्राथमिकता क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो कई क्षेत्र आ जाते हैं। तो प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जो है कई ऐसे क्षेत्र आते हैं जिनको जो लक्षित किया जाता है, टारगेट किया जाता है, जैसे कि कृषि क्षेत्र, सीमांत एवं लघु किसान, सूक्ष्म उद्यम, समाज का कमजोर वर्ग आ जाता है, शिक्षा पर ऋण आ जाता है, आवास पर ऋण आ जाता है, उद्यमशीलता पर ऋण आ जाता है, नवीनीकृत ऊर्जा पर। तो ये सब जो क्षेत्र हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं। तो इन बैंकों के लिए यही अनिवार्य किया गया है। तो ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को जो ऋण देने में जो है अपना 40% या 75% जो है लगाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो है कई जो बैंक अपनी जो उनके जो मूलभूत जो वाणिज्यिक उद्देश्य है, जो कि 40% या फिर 75% का है, उसको प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो प्राप्त नहीं कर पाते थे तो आरबीआई ने जो है इस पर भी एक प्रावधान ला दिया। तो आरबीआई ने एक नया प्रावधान यानी नई व्यवस्था प्रारंभ की, जिसमें यह था कि प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट का जो है प्रावधान प्रारंभ किया। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट जो है ये वे बैंक जारी करते हैं, वे बैंक जिन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो वे जो इस सर्टिफिकेट को खरीद कर जो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। एंड जो बैंक जैसे कि 40% का लक्ष्य है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जो है प्राथमिकता क्षेत्र उधार देने का, लेकिन कोई बैंक जो है 60% तक का जो है उधार दे दिया है। तो वो जो 20% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है प्राथमिकता क्षेत्र में, उस 20% का जो है सर्टिफिकेट बनाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट बनाने का जो कार्य आरबीआई द्वारा ही किया जाता है, जारी करने का। तो वो जो है आरबीआई को इन्फॉर्म करेगा, तो आरबीआई जो 20% का जो है प्राथमिक क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट रिलीज़ करेगा। अब वो जो है मतलब उस बैंक को वो पैसे मिल जाएंगे। तो अब उस सर्टिफिकेट को जो बैंक, मान लो कोई बैंक जो 20% का लक्ष्य पूरा कर लिया और 20% रह गया है, तो वो उस सर्टिफिकेट को खरीद लेगा 20% का, और वो जो है अपना प्राथमिकता क्षेत्र उधार देने का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लेगा। तो इसलिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार सर्टिफिकेट का शुरुआत किया गया, ताकि जो है लोगों को अधिक सुविधा, बैंकों को जो है अधिक सुविधा दी जा सके, ताकि वे जो है इसको अब देना ही उनको। एंड नेक्स्ट है एनबीएफसी। एनबीएफसी एक वित्तीय संस्थान है। तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसका फुल फॉर्म है। तो वे कंपनियां जो कि बैंकिंग का कार्य नहीं करती हैं, मतलब सामान्य रूप से बैंकिंग का कार्य नहीं करती हैं, लेकिन ग्राहकों को वो जो वित्तीय सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करती हैं, हम उन्हीं को एनबीएफसी कंपनियां कहती हैं। तो एक तरह से शैडो बैंक की तरह जो है कार्य कर रही होती है। तो आरबीआई के अनुसार एनबीएफसी वो कंपनियां होती हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो है कार्य करती हैं, तो हम उन्हीं को एनबीएफसी कंपनियां कहते हैं। तथा जो ऋण, बीमा, व्यापार सुविधाएं, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, चीट फंड आदि जो है कार्यों में संलग्न होती हैं, हम उन्हीं को एनबीएफसी कंपनियां कहते हैं। लेकिन वही कंपनियां जो इसमें शामिल नहीं होती है, जिनका उद्देश्य कृषि, व्यापार, कृषि क्षेत्र, उद्योग, क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय से संबंधित जो उद्देश्य होता है, वे जो कंपनियां होती हैं, वे जो संस्थाएं होती हैं एनबीएफसी में शामिल नहीं होती हैं। तो एनबीएफसी का जो नियमन करने का कार्य होता है, इसका आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई द्वारा जो एनबीएफसी का नियमन किया जाता है, एंड जो है इसमें जो क्षेत्रीय नियामकों का जो निर्देश होता है वो भी लागू होता है।
तो एनबीएफसी जो है, जो वाणिज्यिक बैंक होता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेकर जो है जो वंचित वर्ग हैं उन तक जो है वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो ये जो है, अगर इसके पास उस तरह की क्षमता नहीं होती है तो ये ऋण भी लेती है। तो ऋण लेकर जो है लोगों को जो है, लोगों तक, जो वंचित वर्ग तक जो वित्तीय सुविधाएं देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार इसमें जो है एक जो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस जो है सहायक होता है इसमें। तो ये एनबीएफसी है, एनबीएफसी की जो भूमिका होता है अर्थव्यवस्था में, तो यह एनबीएफसी जो डिमांड डिपॉजिट होता है, मांग जमा जो होता है, वो स्वीकार नहीं कर सकती है। ये कोई चेक भी जारी नहीं कर सकती है। एंड जो जमा बीमा योजना होता है वो भी एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है। तो एनबीएफसी जो है यह न केवल वित्तीय समावेशन को पूरा करने में सहायक होती है, बल्कि यह एक साइडो बैंकिंग की तरह जो है कार्य कर रही होती है। ये एक साइडो बैंकिंग की तरह जो है ये बैंक कार्य तो नहीं करती है, लेकिन जो है ये जो है उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो बैंक करते हैं। तो इस प्रकार एक साइडो बैंकिंग की तरह जो है कार्य करती है। एंड एनबीएफसी जो है दो प्रकार की होती है, एक एनबीएफसी डिपॉजिट होता है, एक एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट होता है। तो जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी नेक्स्ट है एनबीएफसी P2P। तो एनबीएफसी जो P2P है, यह जो व्यवस्था होती है एनबीएफसी P2P की, इसमें एनबीएफसी P2 में इसके अंतर्गत जो है इसमें जो है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसमें ऋण लिया जाता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से जो है इसमें ऋण ले सकता है। एंड इसी को हम P2P उधारी दर कहते हैं। एंड यह जो ऋण होता है, ये असुरक्षित होता है, सुरक्षित ऋण की स्थिति में नहीं आता है, क्योंकि जो है इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का जो है यूज किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसके अंतर्गत जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जो इसमें ऋण की सुविधा होती है, ऋण लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसलिए जो है यह असुरक्षित ऋण की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए जो हमें इसको असुरक्षित ऋण कहते हैं। एंड इसके जो है एनबीएफसी P2P के जो है कई इसकी विशेषताएं भी हैं, जैसे ऋण पर जो अदा की जाने वाली ब्याज दर होती है, और उसका जो निर्धारण होता है वो जो है ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला के मध्य जो आपसी सहमति से लिया जाता है इसका निर्णय। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो ऋण होता है, ऋण लेने वाला होता है, वो जो है ऋणदाता से जो है पैसे लेता है। एंड जो एनबीएफसी P2P है, वो जो है किसी भी व्यक्ति से, कोई भी जनता से जमा नहीं स्वीकार कर सकते, केवल ऋण ही देने की ये संस्था होती है। एंड इसमें जो है यह संस्था जो है जो ऋण देने वाला होता है, ऋण देने वालों को जो है ऋण वसूलने संबंधी कोई गारंटी प्रदान नहीं करती, इसलिए एक असुरक्षित ऋण की स्थिति में आती है। क्योंकि जो इसमें कोई सुरक्षा नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऋण ले लेता है तो वो लौटाएगा, नहीं लौटाएगा तो वो उससे हम ऋण मांग सकते हैं, वसूल सकते हैं। तो इसमें ऋण की जो अधिकतम जो अवधि होती है 36 महीने की होती है। एंड इसमें धन का हस्तांतरण जो होता है, धन एक अंश से, तो एक बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से इसमें धन का हस्तांतरण होता है। तो कोई ऋणदाता है वो जो किसी भी व्यक्ति को ऋण जो है अधिकतम 50 लाख रुपए तक का जो है ऋण दे सकता है। एंड कोई ऋण लेने वाला है, उसके द्वारा जो ऋणदाता होते हैं, किसी भी व्यक्ति से जो अधिकतम जो 10 लाख रुपए तक का जो है वह ऋण ले सकता है। तो एनबीएफसी P2P की जो है कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं, इसलिए इसको जो है असुरक्षित बना देती हैं। एंड एनबीएफसी जो P2P है, एनबीएफसी P2P तो हमने देख लिया। एक एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है। तो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है यदि कोई व्यक्ति
वित्तीय संस्था से सुरक्षित एवं डिजिटल तरीके से ऋण की आवश्यकता होती है। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल तरीके से ही होती है, लेकिन वो एक सुरक्षित ऋण लेना चाहता है, तो वो जो वित्तीय संस्था होती है वो उस व्यक्ति से जो है उससे संबंधित जो वित्तीय जानकारियाँ होती हैं वो एकत्रित करती है। तो इसमें जो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है, ये जो है एक सुरक्षित तरीके से बहुत कम लागत पर ही डिजिटल रूप में उस व्यक्ति की जो वित्तीय जानकारियाँ होती हैं उस वित्तीय संस्था को जो उपलब्ध कराती है। एंड इसकी विशेषता ये होती है कि यह कंपनी वित्तीय जानकारी को जो है ग्राहक की सहमति से ही एक संस्था से दूसरे संस्था को साझा करती है। एंड यह संस्था जो होता है, इसके जो डाटा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। एंड यह डाटा पूर्णतः एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है एंड बिना ग्राहक की अनुमति से जो उसके डाटा को पढ़ और बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो है इसमें जो वित्तीय जानकारियाँ होती है उस वित्तीय जानकारियों में उस ग्राहक के जो है संबंधित डाटा, प्रतिभूति डाटा, लोन संबंधी डाटा, बीमा संबंधी, पेंशन संबंधी डाटा, हर डाटा जो है वित्त से संबंधित जो उस वित्त से जुड़ा जो भी डाटा होता है वो सब जो इसमें शामिल होता है, इससे संबंधित होता है। तो इस प्रकार जो है एनबीएफसी के जो है नियमन होता है, इसके कार्यान्वयन संबंधी जो सुधार किए गए। तो आरबीआई ने जो एनबीएफसी के नियमन में कई प्रकार के सुधार किए, जो 4 स्तरीय जो है नियामकीय सुधार किया, जिसका उद्देश्य जो है संरक्षण है, इसका जो उपभोक्ता का संरक्षण है और वित्तीय स्थिरता को जो सुनिश्चित करने संबंधी जो मामला है इसमें सुधार किया जा सके। तभी जो है इसी को देखते हुए जो आरबीआई ने जो है इसके वर्गीकरण में जो काफ़ी सुधार कर लिया। जैसे कि इसमें 4 स्तरीय जो है नियामकीय ढांचा तैयार किया गया, जैसे कि नीचे बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर एंड जो है टॉप लेयर। तो ये 4 आधारों पर जो इसको वर्गीकृत किया गया। एंड इसमें जो है उनके जो है परफॉर्मेंस के आधार पर जो इसमें डाला गया। अगर कोई बैंक जो टॉप लेयर पर है तो उस पर जो है अधिक आरबीआई के द्वारा जो अधिक उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, जिससे वो जो है किसी व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकेगा। तो इसके जो है नियामकीय ढांचे में सुधार करने के लिए जो है सुधार किए गए। एंड नेक्स्ट है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? जो बैंक होते हैं, बैंकों के द्वारा जो ग्राहकों को दिए जाने वाला जो ऋण होता है, उस ऋण का जो भुगतान होता है, ऋण के भुगतान की जो अवधि होती है, वो अगर ऋण भुगतान की अवधि जो है 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि के लिए हो जाती है, तो उसी को हम जो है मतलब उस ऋण का भुगतान 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि ना किया गया हो तो उस स्थिति को जो है एनपीए की स्थिति हो जाती है, तो उसी को हम एनपीए कहते हैं। तो इसका कई आधारों पर जो इसका अर्थ निकाला जाता है, जैसे कि कोई किस्त हो गया यानी लोन हो गया, किस्त की राशि का भुगतान जो है 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक ना किया गया, तो ये जो एनपीए की स्थिति हो जाती है, हम इसी को एनपीए कहते हैं। और कृषि क्षेत्र में जो अल्पकालिक फसल जो होती है, अल्पकालिक फसल जो कि 3 महीने 6 महीने की होती है, तो अल्पकालिक फसल के लिए जो ऋण दिया गया होता है बैंकों के द्वारा, उसका भुगतान जो है उस कृषक के द्वारा 2 फसली मौसम तक भी ना किया गया उस ऋण का भुगतान, तो इसे एनपीए इसी को हम एनपीए कहते हैं। और अगर दीर्घकालिक अवधि के फसल के लिए दिया गया जो ऋण है और उसका भुगतान जो है 1 फसली मौसम तक ना किया गया हो, तो इसी को एनपीए कहते हैं। और ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट की स्थिति में यदि किसी ग्राहक का खाता जो है 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक जो है असक्रिय रहता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है, तो इससे जो है एनपीए इसी को हम कहते हैं। तो जो परिसंपत्तियाँ होती, एसेट होते हैं,
ये 3 प्रकार के होते हैं। निष्क्रिय परिसंपत्तियाँ होती हैं, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ होती हैं, अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ होती हैं। तो जो आरबीआई है, आरबीआई ने जो इसी समस्या को सही करने के लिए, ताकि एनपीए बनने से पहले जो है इसको एनपीए बनने से पहले ही जो है इसमें सुधार करके जो है एनपीए को रोका जा सके, तो आरबीआई ने जो लोन वाले अकाउंट होते हैं, जो ग्राहक ऋण लेते हैं, तो वो लोन अकाउंट जो होते हैं उन ग्राहकों के, उनको जो है एनपीए बनने से पहले उनको एक दबाव एक तरह से दबाव डालता है। तो एक तरह से दबाव डालने के आधार पर जो है उनको स्पेशल मेंशन अकाउंट के जरिए जो है पहचाना जाता है और उन पर दबाव डाला जाता है। तो अगर कोई ग्राहक जो है तो इसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं। जैसे स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, इसमें जो है मूलधन और ब्याज, मूलधन या फिर ब्याज जो है इसमें जो है 30 दिन हो गए, 30 दिन हो गए हैं, तो इसको जो है मेंशन किया जाता है अकाउंट को कि इसके ऋण लिए जो है 30 दिन हो गए। स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट में, इसमें मूलधन और ब्याज जो 31 से 60 दिन हो गए हैं, तो इसको जो है दूसरा स्पेशल मेंशन अकाउंट इसको मेंशन किया जाता है अगर किसी का ऋण का अवधि 31 से 60 दिन तक हो गया हो। स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकंड में मूलधन और ब्याज की जो अवधि होती है, इसमें 61 से 90 दिन को होगा, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकंड में रखा जाता है। तो इस प्रकार जो इन तीनों आधारों पर 3 बार जो है आरबीआई के द्वारा जो उन अकाउंट को जो है एक तरह से दबाव डाला जाता है, ताकि वो जो है एनपीए बनने से पहले ही अपने ऋण को चुका दें। तो इस प्रकार आरबीआई जो है एनपीए बनने से पहले ही जो है ऋण वसूलने की जो कोशिश करती है। तो एनपीए के कारण क्या होते हैं? तो एनपीए बनने के कई कारण होते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में जो अनियमितता में जब वृद्धि होती है तो एनपीए में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अगर कृषि क्षेत्र में जो है अनिश्चितता हो जाती है, उसके कारण किसानों को जो है वे जिस लाभ की आकांक्षा कर रहे होते हैं, जिस फसल अगर उस फसल पर जो उनको उचित रूप से जो है उस फसल का जो है जिस प्रकार वो जो है अनुमान लगाए होते हैं उस वैसा लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप बैंकों की जो एनपीए में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो है कृषकों को जो है उनके लाभ नहीं मिल पाने की वजह से जो है ऋण नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि उनका जो बाकी का जो खर्चा होता है उसी में जो है वो पैसे लग जाते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं बचे जिससे कि वो ऋण चुका पाएँ। तो इस प्रकार दूसरा है जो औद्योगिक समृद्धि दर में कमी। तो औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें कमी के कारण जो है उद्योगों का जो आय होता है वो घट जाता है। तो उद्योगों का आय घटने की वजह से बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो उद्योगों की आय घटने की वजह से कंपनियां जो है ऋण नहीं चुका पाती हैं, जिससे जो है बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। एंड जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, उनके जो साख प्रबंधन की जो क्षमता होती है, साख प्रबंधन के कारण जो है जो परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का जो है उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता है, जिससे बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। तो बैंकों के एनपीए में वृद्धि होने के कई कारण, जैसे कि किसानों की जो है कई मामलों में जो किसानों की जो ऋण को होता है अतार्किक ऋण माफ़ी, किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया जाता है। तो किसानों के ऋण को माफ़ करने की वजह से किसानों में जो लोन न चुकाने की जो प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे जो है बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो किसानों के ऋण को माफ़ किया जाता है तो उनमें ये प्रवृत्ति हो जाती है कि चलो अगर हम नहीं चुका पाएंगे तो क्या पता ये ऋण माफ़ कर दें। तो इस प्रकार जो है इन आधारों पर भी जो है बैंक जो है कृषक जो है ऋण नहीं चुकाते हैं ताकि उनके ऋण माफ़ हो जाए। तो इससे ऋण चुकाने की जो अतार्किक माफ़ी जो होती है, इसकी वजह से भी बैंकों की में वृद्धि हो जाती है। और लोक लुभावन जो ऋण होता है, वैश्विक मंदी हो गया, वैश्विक मंदी, इन सभी के कारण भी बैंकों की में वृद्धि होती है। और अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण, जैसे कि आर्थिक इकाइयाँ जो होती हैं उनके जो लिक्विडेशन होता है उसका समय बढ़ जाता है, जिससे बैंकों के जो एनपीए में जो है कई ढंग से जो है वृद्धि हो जाती है। तो एनपीए में बढ़ने के कई कारण, जैसे कि वर्तमान में जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो प्रतिबंधात्मक समाजवाद से वो प्रस्थान रहित जो है पूंजीवाद की ओर जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है। तो इसका हम एनपीए से संबंधी हाल का एग्जांपल देखें कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, हाल ही में ये एसबीआई ने अपने एनपीए में जो है कमी का जो है संकेत दिया है।
एनपीए में आपने कमी किया है। और एनपीए में कमी तभी हुआ है जब एक जो है यह एक जो प्रभावी जो है बेहतर ऋण वसूली जो है प्रयास किया है, ऋण वसूली प्रयास की वजह से जो है इसके एनपीए में जो है कमी आई है। तो इस प्रकार जो है एसबीआई ने अपने एनपीए में कमी किया है। तो जो कोविड-19 का दौर था उसमें जो बैंकों के एनपीए में काफ़ी वृद्धि हो गया था, जिससे जो है हाँ इसी वजह से जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी समृद्धि दर रुक गई थी। एंड एनपीए का प्रभाव अब हम पढ़ेंगे एनपीए का प्रभाव। तो एनपीए का प्रभाव जो है कई आधारों पर जो इसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसका पहला प्रभाव जो हमारे वित्तीय संस्थाओं पर पड़ता है, तो वित्तीय संस्था पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वित्तीय संस्थाओं के जो है रिटर्न ऑन एसेट में कमी आ जाती है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स में कमी आ जाती है बैंक संस्थाओं के। और रेटिंग जो एजेंसियाँ होती हैं, रेटिंग एजेंसियों द्वारा जो है बैंकों की रेटिंग घटा देने के कारण जो बैंकिंग जो व्यवस्था होती है उस पर नागरिकों का जो विश्वास बहुत कम हो जाता है, जिससे जो बैंक होते हैं वे नए जो है संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। तो नए संसाधन जुटाना उनको काफ़ी कठिन हो जाता है उनके लिए। और एनपीए में वृद्धि से जो परिसंपत्तियों की जो गुणवत्ता होती है उसमें लगातार जो है गिरावट होती चली जाती है, परिसंपत्ति की गुणवत्ता गिरती चली जाती है। इससे न केवल बैंकों के बैलेंस शीट खराब हो जाती है, बल्कि उनकी जो साख सृजन करने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो एनपीए ना चुकाने की प्रवृत्ति जो है परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट की वजह से बैंकों की बैलेंस शीट भी खराब हो जाती है। एनपीए में वृद्धि से बैंकों की जो प्रोविजनिंग की राशि होती है उसमें वृद्धि होती है, जिससे बैंकों के जो नेट जो लाभ होता है उसमें कमी आ जाती है। प्रोविजनिंग की राशि मतलब जो आरबीआई है, आरबीआई द्वारा जो है सभी बैंकों पर दबाव डाला जाता है कि वे जो है प्रोविजनिंग की राशि रखें। प्रोविजनिंग मतलब एक तरह से राजस्व होता है बैंकों का। तो बैंक जो है एक्स्ट्रा पैसे जो है प्रोविजनिंग के रूप में या एक राजस्व के रूप में रखते हैं, ताकि जो है अगर उन पर कोई आर्थिक संकट आ जाता है तो वो जो है उस राशि का प्रयोग करके जो है अपने जो है समस्या को सुलझा सकें। तो इस प्रकार जब एनपीए में वृद्धि होती है तो प्रोविजनिंग की राशि में कमी आ जाती है। जो राजस्व रखे होते हैं बैंक उनमें उसमें भी कमी आ, जैसे बैंकों के जो नेट लाभ होता है उसमें कमी आ जाती है। तो इस प्रकार जो वित्तीय संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था या फिर सरकार पर भी पड़ता है एनपीए का प्रभाव। तो हमारी जो वित्तीय अर्थव्यवस्था है, हमारी जो वित्तीय संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाओं की जो साख सृजन करने की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो साख सृजन क्षमता में कमी के कारण जो निवेश हतोत्साहित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जो आर्थिक समृद्धि दर है उस पर जो काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। तो हमारी आर्थिक समृद्धि दर पर जो विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है और बैंकिंग जो क्षेत्र है उसमें नागरिकों का विश्वास कम होने की वजह से जो है वित्तीय समावेशन जो होता है, वित्तीय समावेशन को बनाए रखना जो काफ़ी कठिन हो जाता है। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा करना काफ़ी कठिन हो जाता है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसमें जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर जो सरकार का द्वारा जो पूंजीकरण का दबाव डाला जाता है, जिसके परिणाम से सरकार का संपूर्ण राजकोषीय घाटा में वृद्धि हो जाती है। तो एनपीए में वृद्धि से जो वैश्विक स्तर पर देखें तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के जो साख को काफ़ी प्रभावित कर देता है। तो एनपीए में वृद्धि होना बहुत खराब संकेत देता है। इसका प्रभाव क्योंकि दो क्षेत्र पर पड़ता है, वित्तीय संस्था यानी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इससे वित्तीय संस्थाओं का साख सृजन क्षमता कम हो जाती है, जमा कम हो जाता है, धन का अभाव हो जाता है, पूंजी का अभाव हो जाता है। सरकारों का ये होता है कि वित्तीय समावेशन रुक जाता है, निवेश क्षमता कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाता है एंड लागत अधिक हो जाती है। तो पूरी तरह से जो है ये अर्थव्यवस्था को हिला देता है अगर एनपीए में वृद्धि होती है। तो एनपीए संबंधी कई शब्दावलियाँ भी, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है जो बैंक होते हैं, बैंक ग्राहकों को जो दिए जाने वाले ऋण होते हैं उस ऋण की जो शर्तें होती हैं, जिन शर्तों पर ग्राहकों को ऋण दिया गया होता है, ऋण की जो शर्तें होती हैं शर्तों को बदला जाता है। तो इस प्रकार शर्तों को बदला जाता था कि एनपीए की जो है सरलता से वसूली की जा सके, मतलब सरल ढंग से उसकी वसूली की जा सके। तो इसमें ग्राहकों का जो ऋण भुगतान ग्राहकों को जो है, ताकि ग्राहकों को ऋण भुगतान करने में जो आसानी हो सके, अधिक सुविधाएं मिल सके, ताकि वे जो है
अधिक जो है मतलब अगर हम जो है ऋण चुकाने की जो प्रवृत्ति होती है, नियम होती है, उसको हम सरल कर देंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी ग्राहक चाहेगा कि हम ऋण चुका दें, क्योंकि जो नियम थोड़े सरल हो गए हैं। तो इसमें यही किया जाता है जैसे कि ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है। तो ब्याज दरों में कमी करने की वजह से जो है एंड भुगतान की जो है भुगतान जो है ग्राहकों की तरह जो है ऋण चुकाने की जो अवधि होती है उसमें उसको बढ़ा दिया जाता है, और डेब्ट सिक्योरिटी जो होती है उनको शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार जो है ग्राहकों को जो है इससे ऋण चुकाने में जो है आसानी होती है। नेक्स्ट राइट ऑफ एसेट्स, तो वह परिसंपत्ति जिनके बारे में बैंकों की जो है बैंक ये मानते हैं कि ऋणी द्वारा जो है कि जब ऋण लेने वाला जब ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में बैंक जो उस परिसंपत्ति को राइट ऑफ एसेट्स राइट ऑफ कर देते हैं, जिसके अंतर्गत बैंकों के बैलेंस शीट में ये दिखाया जाता है कि उस ऋण की जो प्राप्ति है किसी अन्य माध्यम से कर ली गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंकों के जो है बैलेंस शीट बैंकों के जो है बैंकों ने ऋण माफ़ कर दिया है, वो जो बस अपने बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते हैं ताकि उनके रेटिंग ना ख़राब हो जाए, जिससे कोई जो नए संसाधन हैं उसको जुटाने में उनको कठिनाई ना हो पाए। नेक्स्ट है एनपीए संबंधी कई उपाय भी किए गए, उपाय या फिर समाधान कह लो। तो एनपीए को सुधारने के लिए कई समाधान किए गए, जैसे कि सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी एक्ट 2002 में जो है यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को जो है यह अधिकार देता है कि वे जो ऋण देने वाले होते हैं, ऋण लेने वाले जो होते हैं, उनकी जो परिसंपत्तियाँ होती हैं जिन आधारों पर उनको ऋण दिया गया है उनको जब्त कर रहे। तो सरफेसी एक्ट में जो है यही है कि उस एवज में जिस एवज में जो ऋण दिया गया है उस परिसंपत्ति को जब्त कर लिया होगा। और ऐसा यह अधिनियम जो बैंकों के एनपीए में जो है ग्राहक जो एनपीए की स्थिति में जो ग्राहकों होती है, ग्राहकों की जो परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार देती है। और यह जो प्रक्रिया होती है पूरी तरह से जो है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है 30 दिनों में पूरा कर ली जाती है। तो सरफेसी एक्ट के द्वारा जो है बैंकों के एनपीए संबंधी जो है ऋण वसूला जाता है। नेक्स्ट है इसकी आलोचना भी की जाए, जैसे कि यह अधिनियम जो असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता है, और ये जो है कई ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण जो है इसके लिक्विडेशन में जो बहुत अधिक समय लग जाता है, मतलब इसको वसूलने में कई ऐसी कठिनाइयाँ जो कि 30 दिनों में पूरा नहीं हो पाती हैं। तो इसमें कई जो है कठिनाइयाँ आ जाती हैं। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो सुरक्षित परिसंपत्तियाँ होती है उसके अंतर्गत जो है लेन देन का जो रिकॉर्ड रखने के लिए एक जो है केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई जाती है, जिसके माध्यम से जो है केंद्रीय स्तर पर जो विभिन्न भौतिक परिसंपत्तियाँ होती हैं उनके जो है डाटा को तैयार किया जाता है। उस डाटा को तैयार किया जिसके डाटा के माध्यम से जो ये पता किया जाता है कि कितना एनपीए जो है बैंकों के एनपीए में कितना वृद्धि हुई है, बैंकों का जो है कितना डाटा जो है लोगों में उधार दिया है। एंड जो ग्राहक होते हैं वे किस हद तक जो है ऋण जाल में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट है डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है डीआरटी, इस संस्था की जो स्थापना होती है आरडीडीबीएफआई अधिनियम 1993 के द्वारा की गई। इसका मुख्य कार्य यही हो कि वसूली संबंधी जो विवाद होते हैं उनको निपटाना। एंड अगर डीआरटी भी निर्णय सही ढंग से नहीं देती है, इसके निर्णय से अगर कोई संस्था असंतुष्ट होती है तो वो जो डीआरएटी में भी अपील कर सकती है। तो डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की इसकी आलोचना भी की गई, जिसकी डीआरटी की जो है बहुत संख्या कम है, सीमित संख्या है। एंड इसमें जो है लंबित जो मामले होती हैं उसकी संख्या भी अधिक है। एंड इसमें पेशेवर जो व्यक्ति है, पेशेवर व्यक्तियों का भी अभाव होता है। तो इसीलिए डीआरटी के जो है खराब प्रबंधन के कारण जो है नेक्स्ट संस्था को लाया गया है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी। तो ये जो कंपनी है वे कंपनी जो बैंकों के एजेंट के रूप में बैंकों का एजेंट बन जाती है और उसके बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करके बैंकों का जो दबावग्रस्त परिसंपत्ति यानी एनपीए है उसका जो है वसूली करती है, पुनर्गठन करती है। उसी को हम एआरसी कहते हैं। तो एआरसी जो है कंपनी 2013 के तहत जो है गठित एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, और ये बैंकों के जो है ऐसे बैंकों के जो है एजेंट या फिर प्रतिनिधि के रूप में जो ग्राहकों से ऋण वसूलने का कार्य करती है। तो एआरसी जो है आरबीआई के द्वारा बनाई गई संस्था है। एंड आरबीआई के जो है नियमन के अनुसार ये कार्य करती है। आरबीआई इसका नियमन करता है और ये आरबीआई के नियमों के अनुसार ही कार्य करती है, और ये जो है ग्राहकों का ऋण वसूलती है।
और जो ऋण वसूलती है, ऋण वसूलने का जो अधिकार होता है, इसको एआरसी को जो है बैंक जो है स्नातित कर देते हैं। तो बैंक जो है ऋण वसूलने का जो अधिकार है वो एआरसी को दे देते हैं। तो एआरसी जब ऋण वसूलती है तो उसके अंतर्गत जो उसके पास जो धन प्राप्त होता है, उस धनराशि का जो है भुगतान आपस में वो दोनों कर लेते हैं, मतलब बैंक और एआरसी। तो एआरसी द्वारा जो है क्यूआईबी यानी जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है क्यूआईबी को जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की जाती है, जिसे एआरसी द्वारा, जिससे क्यूआईबी निवेश की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे निवेश की संभावना बढ़ जाती है और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसका उद्देश्य बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है उसको साफ करना होता है एंड जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ होती है उसको कम करना होता है। तो इस वजह से जो है ये पूरी नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष योजना। तो एआरसी के भी मतलब इसके प्रबंधन में कुछ गड़बड़ी की वजह से भी इंद्रधनुष को लाया गया। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके प्रबंधन को जो है सुधारने के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे का मिशन इंद्रधनुष नाम रखा गया। एंड इसमें जो है इसके 7 आयाम है। जैसे पहला है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसके प्रबंधन स्तर पर जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसमें अधिक पारदर्शिता लाने के लिए जो है इस आयाम को जोड़ा गया। दूसरा है बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उसके प्रबंधन का जो है नियमन किया जाता है बैंक बोर्ड ब्यूरो में। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण। इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार द्वारा जो बैंकों की जो पूंजी होती है उसके जो है नियमन में सुधार किया जाता है। एंड नियमन सुधार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो है अधिक पूंजी की व्यवस्था को जो है अधिक सही बनाया जाता है। नेक्स्ट है डी स्ट्रेसिंग। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उसमें जो सरकारी जो जानकारियाँ होती हैं उसको पुनः करने संबंधी जो तनाव और दबाव जो होता है उसको कम करना, डी स्ट्रेसिंग। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। तो बैंकिंग जो प्रबंधन होता है, बैंकिंग प्रबंधन में सरकार के हस्तक्षेप को जो है बहुत कम करने के लिए जो है बैंकों के प्रबंधन स्तर पर जो अधिक सशक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क में जो है जो जवाबदेहता होती है उसको बढ़ाने के लिए प्रारूप तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नेंस। बैंकों की जो प्रशासनिक ढांचे होती है उसको पारदर्शी बनाने के लिए जो ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से जो है उस संस्था को जो अधिक पारदर्शी बनाया जाता है। नेक्स्ट नहीं है तो इंद्रधनुष के बाद भी एक योजना लाया गया, FSIB, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। तो जुलाई 2022 में जो है यह संस्था जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर जो पारित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं में जो कारपोरेट गवर्नेंस है, वित्तीय संस्थाओं में कारपोरेट गवर्नेंस को जो सुधारना और वित्तीय संस्थाओं में जो पूर्णकालिक निदेशक होते हैं उन पूर्णकालिक निदेशकों एवं जो अध्यक्ष होती हैं अध्यक्षों की नियुक्ति का जो सिफारिश करना होता है। तो इन्हें जो है परीक्षण की जो अधिक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और ये एक जो स्वायत्त और सहकारी संस्था होती है जो तथा इसकी जो है सिफारिश पर जो अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार होता है आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के पास होता है। नेक्स्ट लाया गया 4R। पहला आर का मतलब है रिकॉग्निशन, NPA का जो सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। दूसरा आर है कैपिटलाइजेशन, बैंकों में जो है पुनः पूंजी की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन, NPA को जो कम करने के लिए जो वित्तीय विभिन्न समाधान किए जाते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म, सर्वाधिक जो है उपयुक्त समाधान का जो चयन किया जाता है। तो इस प्रकार जो है 4R लाया गया ताकि जो है NPA संबंधी जो है सुधार किया जा सके, समाधान प्रस्तुत किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सशक्त। तो प्रोजेक्ट सशक्त शब्द का अर्थ यही है, तात्पर्य यही है कि जो आर्थिक स्थिति है उसको जो है सशक्त बनाया जा सके, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। तो जो सुनील मेहता समिति की सिफारिश लाया गया उसके आधार पर जो इसकी शुरुआत की गई। तो सुनील मेहता समिति ने सिफारिश की कि NPA वसूली संबंधी जो प्रक्रिया होती है उसको जो है सुधारा जा सके। तो जो प्रोजेक्ट सशक्त है इसमें इसके माध्यम से जो 50 करोड़ या फिर उससे कम 50 करोड़ से कम का जो ऋण है NPA है, तो बैंकों द्वारा जो है संचालित जो समिति होती है, कई बैंकों द्वारा समिति संचालित की जाती है। तो उस समिति के द्वारा जो 90 दिनों में जो है इसका समाधान प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि एंड दूसरा है 50 करोड़ रुपए से अधिक 50 से 500 करोड़ रुपए तक के NPA को जो है
क्रेडिट एग्रीमेंट एंड लीड बैंक द्वारा जो है 180 दिनों में जो है इसका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। एंड अगर 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक एनपीए के अगर कोई समाधान प्रस्तुत नहीं निकलता है तो इसका मामला जो है एनसीएलटी के पास भेज दिया जाएगा। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट 500 करोड़ से जो है 500 करोड़ से अधिक एनपीए, तो ये जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाता है इसके लिए, ताकि इसके लिए समाधान प्रस्तुत कर सके। तो उपरोक्त ये जो पूरा जो समाधान है, अगर कोई भी प्रक्रिया में अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो इस मामले को जो आईबीसी जो है इंटर बैंक कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इस मामले को निपटाया जाता है। नेक्स्ट है बैड बैंक। बैड बैंक जो बैड बैंक है, बैड बैंक भारत में जो एनपीए है, भारत में एनपीए को कम करने के लिए और बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है उसको साफ़ करने के लिए, बैंकों के बैलेंस शीट को साफ़ करने के उद्देश्य से बैड बैंक को की स्थापना की गई। तो बैड बैंक के रूप में जो NARCL की स्थापना की गई। बैड बैंक का जो कार्य होता है, विभिन्न बैंकों को उनके जो एनपीए होती है उसको खरीद कर उनकी बैलेंस शीट को जो है बैलेंस शीट को सुधारना होता है। तो इस प्रकार यह जो वित्तीय संस्थाओं को जो एनपीए को कम करने में जो है सहायक होता है। तो वित्तीय संस्थाएं जो होती है वो एनपीए को कम करती हैं। तो NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो NARCL जो है इसका गठन कंपनी 2013 के अनुसार किया गया। एंड ये जो है ARC के रूप में जो है कार्य करने का जो है लाइसेंस RBI के द्वारा इसको मिला। ARC मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में मैंने बताया था। एंड NARCL में जो 51% जो हिस्सेदारी होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के जो वित्तीय संस्थाओं की होती है। एंड यह जो संस्था है विभिन्न चरणों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ जो होती है उसको खरीदती है। 2 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए होता है बैंकों का, उसका जो है खरीदने का कार्य करती है NARCL की जो है। तो ये जो कंपनी होती है वित्तीय संस्थाओं को दबावग्रस्त जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके बदले 15% नगद और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में भुगतान करेगी जब वो खरीदेगी, तो जो 5 वर्ष तक का वैध रहेगा। तो NARCL दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए जो लीड बैंक को ऑफर देती है। तो NARCL द्वारा जो 500 करोड़ रुपए से अधिक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ हेतु जो है समाधान लाया जाएगा। एंड नेक्स्ट है IDRCL इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो NARCL के साथ साथ एक अन्य जो है IDRCL द्वारा जो है IDRCL का भी गठन किया गया है। तो IDRCL का गठन इसीलिए किया गया ताकि जो है IDRCL का गठन किया गया। तो यह एक जो है सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जो परिसंपत्तियों के प्रबंधन में कार्य करती है। तो IDRCL जो एक निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थाओं की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की कंपनी है, इसलिए इसमें 51% हिस्सेदारी निजी संस्थाओं की होती है। एंड यह जो निजी क्षेत्र की इकाई के रूप में कार्य करेगी। तो IDRCL जो है जब NARCL जो लीड बैंक को जो ऑफर देता है, तो अगर लीड बैंक उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो परिसंपत्तियों का जो प्रबंधन होगा, उस प्रबंधन करने का जो कार्य होगा IDRCL के द्वारा ही किया जाएगा। तो IDRCL जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करती है। तो IDRCL की भूमिका जो है एनपीए में जो है काफ़ी अधिक हो जाती है। एंड जो IDRCL है NARCL आवश्यकता होने पर जो है अगर NARCL को आवश्यकता पड़ता है तो वो ऋण ले सकती है। एंड ये जो संपूर्ण व्यवस्था होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन में जो है कार्य करती है, सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर कार्य करती है, इसीलिए जो इसकी सफलता की जो है संभावना अधिक होती है। तो जो IBC होती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। नेक्स्ट है IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो इसको हम दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता भी कहते हैं। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब यही होता है कि वह इससे जब किसी कंपनी कोई व्यक्ति या फिर कंपनी अपने वित्तीय देयताओं को जो है जब अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, असमर्थ हो जाता है और उसे जो है इसीलिए उसके जो दिवालियापन की स्थिति बढ़ जाती है, दिवालियापन कहते हैं। तो इस स्थिति में जो कंपनी की जो देयताएँ होती हैं वो परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती है।
तो इसलिए जो बैंक दिवालिया हो जाए, इसलिए इसको हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। और बैंक करप्सी मतलब दिवालियापन के बाद वह जो कानून लाया जाता है जिसके द्वारा वित्तीय संस्थाएं जो अपने बकाया ऋण की जो वसूल कर पाती हैं, तो उसी को हम करप्सी कहते हैं, बैंक करप्सी कहते हैं। और कोड मतलब संहिता, किसी बिंदु विशेष पर कानूनों में व्याप्त जो जटिलता होती है उसको कम करने के लिए एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया की स्थापना करना जो है संहिता कहलाती है। तो आईबीसी जो है, आईबीसी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो है भारत में दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है, दिवालियापन से संबंधित जो विभिन्न कानून होते हैं वो उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनके कारण जो है हमारे जो दिवालियापन की प्रक्रिया होती है उसमें औसतन 4 वर्ष लग जाते हैं, 4 वर्ष से अधिक का भी समय लग जाता है। तो इसका परिणाम यही निकलता है। तो इससे ना केवल जो है उतने समय तक बैंकों की बैलेंस शीट खराब होती थी, बल्कि जो परिसंपत्तियां होती हैं उसके मूल्यह्रास के कारण वे बैंकों का जो बकाया ऋण होता है, बैंकों के बकाया ऋण का जो वास्तविक लाभ होता है वो प्राप्त नहीं कर पाते थे, नहीं हो पाता था। तो इसी वजह से जो है आईबीसी को लाया गया। तो आईबीसी का उद्देश्य यही है कि दिवालियापन का जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको एक समयबद्ध ढंग से जो है उसको पूरा किया जा सके, और जो ऋणदाता होता है उसको ऋण वसूलने संबंधी जो कानूनी प्रक्रिया होती है उससे मुक्ति दिलाया जा सके, उस कानूनी प्रक्रिया से जूझना ना पड़े, और आर्थिक रूप से जो है एक वहनीय जो प्रक्रिया होती है उसको लागू किया जा सके, जिसको उस प्रक्रिया को जो है वहन करने में, उस प्रक्रिया को लाने में जो है बैंक अधिक सरलता से जो है उस प्रक्रिया को अपना सकें और अधिक कम समय में अपने दिवालियापन संबंधी जो संकट है उसको टाल सकें। आईबीसी के तहत जो है आयाम क्या है? तो आईबीसी के तहत जो कई संस्थागत आयाम है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल एजेंसीज, तो आईबीसी का एक आयाम है। तो ये जो एजेंसी है किसी कंपनी की कोई कंपनी का जो स्थिति होता है, जो कि वर्तमान समय की स्थिति होती है, उस स्थिति का अध्ययन करता है और बताता है कि वो बैंक दिवालियापन होगा या ना होगा। तो दिवालियापन होने या ना होने की जानकारी देती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। और एजेंसी में जो कार्य करने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनको हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज़। तो यह जो संस्था होती है, जो कंपनी होती है, जो कि ऋणी होती है, ऋण लेने वाली होती है, उस कंपनी के विभिन्न आर्थिक आंकड़े जो होती है, आंकड़ों की आवश्यकता अनुसार जो है आईपीए को जो उपलब्ध कराती है, आईपीए को उपलब्ध कराती है। और इन आर्थिक आंकड़ों को जो कंपनी वर्तमान देता है, परिसंपत्तियों की जो जानकारी होती है, तो आईपीए जो है उस कंपनी से संबंधित जो आंकड़े होती है उस व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। तो नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो आईबीसी के तहत जो है संपूर्ण जो प्रक्रिया का नियमन होता है करने के लिए जो है नियमन के रूप में इस बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें आरबीआई एवं सरकार एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और बोर्ड का मुख्य कार्य जो है संपूर्ण जो कार्य प्रणाली है उसको पारदर्शी ढंग से और अधिक समय ढंग से जो है उसको किया जा सके। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल जो है, जो आईपीए है, आईपीए द्वारा जो प्रस्तावित आईपीए एक संस्था है। आईपीए द्वारा जो प्रस्तावित सीआईआरडी है, सीआईआरडी मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, सीआईआरडी पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार ट्रिब्यूनल का होता है। तो यदि मामला किसी व्यक्ति या साझेदारी फर्म से संबंधित हो तो इस पर जो निर्णय देने का जो अधिकार होता है डीआरटी के पास होता है। यदि ये मामला जो है किसी कंपनी से संबंधित होता है तो इस प्रक्रिया में जो एनसीएलटी के द्वारा जो निपटाया या निर्णय दिया जाता है। तो एनसीएलटी जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है। आईबीसी की विशेषताएं क्या हैं? तो दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो है ऋणी जो होता है तथा ऋणदाता है के जो है निवेदन पर प्रारंभ की जाती है। तो ऋणी और ऋणदाता दोनों के निवेदन पर जो है दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ की जाती है। दिवालियापन का जो मामला होता है, प्रक्रिया जो है प्रारंभ होने के जो है 330 दिनों में जो इसको पूरा कर लिया जाता है। एंड कंपनी के जो परिसंपत्तियों का जो लिक्विडेशन होता है, नीलामी होता है, लिक्विडेशन का जो समय होता है नीलामी प्रक्रिया के तहत जो है किया जाता है। तो कई आधारों पर जो है आईबीसी की जो आलोचना भी की जाती है, जैसे कि आईबीसी की जो पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होने के बाद जो है क्रेडिटर जो होते हैं एनपीए की जो पूरी राशि होती है वो वसूल नहीं पाते हैं। एंड संहिता के जो पेशेवर होते हैं, व्यक्ति होते हैं, इसमें पेशेवर व्यक्तियों का अभाव होता है। तो इस वजह से जो विवादित मामलों की जो अत्यधिक संख्या के कारण जो है समय पर जो है पूरा ना होने का जो है इसमें जो है व्यवधान आता रहता है।
एंड जो आईबीसी को लागू करने के लिए जो नियामक है तो हैं उनके पास जो पर्याप्त जो है नियामकों के पास जो पर्याप्त अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रीलैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो आईबीसी में संशोधन के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों के लिए दिवालियापन संबंधी जो प्रक्रिया होती है उसमें जो एक नया प्रस्ताव दिया गया। तो ये प्रक्रिया जो मुख्यतः 1 करोड़ रुपए तक जो है 1 करोड़ रुपए तक के डिफ़ॉल्ट वाली एमएसएमई जो इकाइयों इसमें शामिल हो जाएंगी। तो समयबद्ध रूप से जो है एनपीए की वसूली की जा सकती है, जैसे कि पीआईआरपी और सीआईआरपी के द्वारा। पीआईआरपी में जो है आउट ऑफ द क्रेडिट वाले मामले को निपटाया जाएगा और इसमें जो है ऋणी का अपने फर्म पर नियंत्रण बना रहता है और 120 दिनों में पूरी प्रक्रिया हो जाती है। और सीआईआरपी के द्वारा जो है सार्वजनिक नीलामी जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा लिक्विडेशन किया जाता है और फर्म का प्रबंधन पेशेवर व्यक्तियों के पास होता है और 330 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसके लिए जो है कई कार्यवाही किए गए। तो आरबीआई के द्वारा जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उन पर जोखिम अधिक होने पर उन पर जो कठोर कार्रवाई की जाती है, ताकि वो इसका उद्देश्य यही होता है कि जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसमें व्याप्त जो जोखिम होता है उसको कम किया जा सके और जो जमा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके जो है पैसे को सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि जब बैंक दिवालियापन हो जाते हैं तो जो जमा किए जब दिवालियापन हो जाते हैं तो मान लो बैंक दिवालिया हो गया, कोई बैंक दिवालिया हो गया और उस बैंक में मैं अपने पैसे रखी थी, तो अब जो मेरे पैसे हैं वो मेरे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से जो लोगों के जो है पैसों को सुरक्षित करने से बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए आरबीआई ने उपाय किए। तो जब किसी बैंक का जो है नेट एनपीए 6% से अधिक हो जाएगा तो आरबीआई द्वारा उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है, जिससे जो है वो दिवालिया ना हो जाए बैंक। जैसे कि साख ऋण क्षमता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि कर दी जाती है, नए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, साख विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, निदेशक मंडल में नियुक्ति पर जो है प्रतिबंध लगा जाता है, एनपीए का जो व्यापक समीक्षा होती है उसकी की जाती है एंड सीएआर में वृद्धि कर दी जाती है। तो इस वजह से जो है लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है इस प्रकार के कानून बनाए गए। एंड नेक्स्ट है बैंक फॉर इंटरनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो 1930 में यह 1930 में स्थापित हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन का जो है मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में। इसका मुख्य उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसके जो वित्तीय व्यवस्था में जो जोखिम होता है उसको कम करना होता है। तो वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखना और इसके अंतर्गत जो उसके मानकों का निर्धारण करना, उस वित्तीय व्यवस्था में व्याप्त जो है जोखिम को कम करना, उसी को हम जो है इन्हीं मानकों को हम बेसल मानक कहते हैं। तो इनमें जो CAR जो है प्रमुख होता है। CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर CAR या फिर CRAR, दोनों सेम है। कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, पूंजी का जोखिम राशि परिसंपत्तियों से अनुपात। तो CAR में जो है इसके अंतर्गत जो बैंक होते हैं बैंकों को अपनी जोखिम भारी जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके अनुपात में जो कुछ पूंजी स्वयं के पास जो है सुरक्षित रखनी होती है। तो जो बैंकों को अचानक होने वाली जो वित्तीय दुर्घटना होती है उससे सुरक्षित करने में जो है यह राशि सहायक होती है। तो इसके अनुपात निर्धारण के जो केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है कि किस अनुपात में जो है इसको रखा जाएगा। तो CAR में वृद्धि करने पर जो बैंकों के जो साख सृजन की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है और बढ़े हुए जो अनुपात को जो लागू करने के लिए जो बैंकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता हो जाती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बेसल मानकों को एक साथ लागू किया जाए। तो इस आधार पर जो है CAR जो है टियर फर्स्ट पूंजी प्लस टियर 2 पूंजी बटे कुल जोखिम भारी परिसंपत्तियों के आधार पर जो है ये लागू होता है। कैश डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? कैश डिपॉजिट रेशियो यह अनुपात दर्शाता है कि 1 रुपया जमा स्वीकार करने के बदले बैंकों को कितना नगद स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। तो यदि देश में यदि डिजिटल पेमेंट, प्लास्टिक मनी अथवा इंटरनेट बैंकिंग का जो प्रचलन बढ़ जाता है तो इस अनुपात में जो है
कमी आने लगती है। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था में जो कैश के प्रचलन में कमी को जो व्यक्त करता है कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो बराबर कैश इन हैंड प्लस CRR बटे में कुल जमा। तो इस आधार पर जो है इसको डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो यह दर्शाता है कि ग्राहक जो होते हैं, ग्राहकों द्वारा जो जमा किए गए होते हैं, जमा किए गए 1 रुपया कितना हिस्सा बाजार में ऋण के रूप में दिया जाता है। तो यदि इस अनुपात में वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है कि बाजार में जो है साख की मात्रा में जो है वृद्धि हो रही है। तो इसके परिणाम जो वित्तीय संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाओं की जोखिम में जो भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बराबर कुल उधार बटे में कुल जमा। तो बैंकिंग जो पूंजी होती है 2 प्रकार की होती है, टीयर फर्स्ट पूंजी, टीयर सेकेंड पूंजी। तो टीयर फर्स्ट में यह पूंजी अधिक तरल होती है। टीयर फर्स्ट की जो पूंजी होती है, इस पूंजी के दबाव झेलने की क्षमता होती है अधिक होती है, जैसे कि SLR, सिक्योर्ड लोन। एंड टीयर 2 में यह पूंजी जो टीयर फर्स्ट की तुलना में कम तरल होती है, इसकी जोखिम सहन करने की क्षमता भी कम होती है, जैसे कि असुरक्षित ऋण, बैंकिंग गतिविधियों में प्राप्त आय। नेक्स्ट है लेवरेज रेशियो। लेवरेज जो रेशियो है यह बैंकों की जो टीयर फर्स्ट पूंजी तथा उनकी कुल परिसंपत्तियाँ जो होती है उसके मध्य के अनुपात है। तो यह अनुपात बैंकों में जो है कोर कैपिटल के जो है कोर कैपिटल के उपलब्ध होने को दिखाता है। तो इस अनुपात का अधिक होना यह दर्शाता है कि बैंकों के जो है वित्तीय जो जोखिम होती है वो उसकी सहन करने की क्षमता कितनी अधिक है। तो ये दिखाता है। एंड अमेरिका के जो है इसी प्रकार 2007 से 2008 के संकट के बाद जो बेसल मानकों के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वित्तीय व्यवस्था है उसके जोखिम को जो है कम करने के लिए इस अनुपात की शुरुआत की गई। तो जो लेवरेज रेशियो है, लेवरेज रेशियो टीयर फर्स्ट रेशियो बटे में टोटल एसेट्स। तो कैपिटल कंजर्वेशन बायर, पूंजी संरक्षण बफर। तो RBI के द्वारा जो है प्रत्येक बैंक को अपनी जो है जो उनकी आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता के अतिरिक्त जो है कुछ पूंजी जो है स्वयं के पास जो है सुरक्षित रखनी होती है, जिसे पूंजी संरक्षण बफर कहते हैं। यह CRR और CAR से अलग है। तो RBI के अनुसार प्रत्येक बैंक को पूंजी संरक्षण बफर के रूप में जो है 2.5% पूंजी स्वयं के पास जो है सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। तो इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं उनमें व्याप्त जोखिम होता है उसको कम करना होता है। भारत में पूंजी संरक्षण बफर के रूप में जो है अधिक पूंजी रखने से जो है निम्नलिखित कारणों से जो है अधिक सुरक्षित होता है। तो बफर रखने में जो है बहुत कठिनाइयाँ भी होती है, जैसे कि अगर NPA में वृद्धि हो जाती है तो ये बफर रखने में बैंकों को कठिनाई होती है। ROA में वृद्धि हो जाती है, रिटर्न ऑन एसेट में वृद्धि हो जाती है, एंड परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी के लिए सरकार पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है बफर रखना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है बैंकों के लिए अगर इन स्थितियों का जो सामना कर रहे होते हैं। तो RBI के बैलेंस शीट, RBI का बैलेंस शीट कैसे बढ़ता है? तो जैसे लायबिलिटी हो गए, देयताएं और एसेट्स परिसंपत्तियां। देयताएं मतलब करेंसी नोट के जरिए जो है करेंसी नोट एंड बैंकों द्वारा RBI के पास जमा रखना, रिजर्व फंड, जोखिम प्रावधान, शेयर कैपिटल। तो इन आधारों पर जो है RBI का जो है लायबिलिटी का माध्यम यही है। और उसके परिसंपत्ति एसेट्स का माध्यम जैसे गोल्ड, RBI द्वारा दिया गया ऋण, एंड घरेलू अथवा विदेशी निवेश। तो ये जो है उसकी परिसंपत्तियां हैं, एसेट्स हैं। तो RBI की जो आय का स्रोत क्या है? तो RBI जो ब्याज प्राप्ति से आय प्राप्त करता है, जैसे कि घरेलू स्तर पर OMO, MSF रेट, LAF, सरकार एवं बैंकों को दिया गया ऋण, WMA, एंड विदेशी जैसे कि विदेशी परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज। तो इन आधारों पर जो है RBI जो ब्याज प्राप्ति के माध्यम से जो है RBI आय एकत्रित करता है। और अन्य भी है जैसे कि कमीशन, डिस्काउंट, विदेशी अथवा घरेलू परिसंपत्तियों में बेचने पर आय। तो ये RBI के जो है आय के स्रोत हैं। तो इसी प्रकार लायबिलिटी एंड जो एसेट्स हैं ये RBI के बैलेंस शीट होते हैं दोनों। नेक्स्ट विदेशी विनिमय भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देश के जो केंद्रीय बैंक होता है उसके द्वारा जो आयात निर्यात की जो आवश्यकताएं होती हैं
उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय भंडार जो है रखना होता है। तो विदेशी विनिमय भंडार जो की मात्रा जो विदेशी व्यापार यानी जीडीपी के आकार तथा बाजार की प्रकृति के अनुरूप जो है आधार पर जो है इसका निर्धारण किया जाता है। तो भारत में विदेशी विनिमय भंडार के प्रबंधन का कार्य जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। एंड विदेशी विनिमय भंडार का तात्पर्य जो है अर्थ यही है कि किसी अर्थव्यवस्था के पास जो एक निश्चित समय में कोई अर्थव्यवस्था के पास जो है किसी निश्चित समय में प्राप्त जो है परिसंपत्तियों की जो मात्रा होती है उसी को हम जो है विनिमय भंडार कहते हैं। तो ये रोकने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इस पर जो है नियंत्रण जो है आरबीआई के द्वारा ही होता है। एंड इस भंडार को कई आधारों पर रखा, जैसे कि गोल्ड के रूप में, विदेशी मुद्रा के आधारित परिसंपत्तियों के रूप में, एसटीआर के रूप में, स्पेशल डिरोइंग राइट्स के रूप में, एंड रिजर्व ट्रेंच के रूप में। तो इन आधारों पर जो है विदेशी विनिमय भंडार को रखा जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का प्रयोग जो डिजिटल भुगतान की जो गहनता होती है उसको मापने के लिए जो किया गया। इस इंडेक्स की जो गणना होती है अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, मतलब आधे वर्ष पर की जाती है, तथा इसके लिए जो है मार्च 2018 के आधार पर जो है माना गया कि 2018 इसके जो है निम्नलिखित 5 आयाम है, जैसे कि भुगतान सहायता, इसमें 25% भारांश है, भुगतान आधारभूत संरचना, भुगतान आधारभूत संरचना आपूर्ति पक्ष, भुगतान निष्पादन, उपभोक्ता केंद्रीयता। तो इन आधारों पर जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को जो जारी किया जाता है 5 आयामों के आधार पर जो है इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट है LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इसके अंतर्गत जो आरबीआई है बैंकों को जो है दीर्घकालिक अवधि जो होती है उसके लिए जो प्रतिभूतियाँ होती है उसके आधार पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह प्रक्रिया जो होती है रेपो ऑपरेशंस के तहत कार्य करेगी, यद्यपि इसमें ऋण की जो अवधि होती है 1 वर्ष से 3 वर्ष की तक होती है। तो कोविड-19 के दौरान बाजार में अतिरिक्त तरलता उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई ने जो इस व्यवस्था की शुरुआत की थी LTRO की। यदि LTRO में किसी क्षेत्र विशेष को जो है लक्षित किया जाता है तो उसे जो है टारगेटेड LTRO कहते हैं। नेक्स्ट है SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। SDF जो है इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों से सिक्योरिटी गिरवी रखे बिना जो है ऋण ले सकता है। इसका उद्देश्य आरबीआई को जो है सिक्योरिटी संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको कम करना होता है। तो इसके अंतर्गत तरलता अवशोषण के लिए जो प्रतिभूतियों को जो है जमानत के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस वजह से आरबीआई अधिनियम 34 की धारा 17 के अनुसार आरबीआई को जो यह अधिकार दिया है कि वह SDF संबंधी जो प्रावधान होती है उसको बना सकती है। एंड यद्यपि यह भी है कि रिवर्स रेपो रेट को भी पूरा करेगी। तो इस आधार पर जो है आरबीआई इससे संबंधी जो है कानून या नियम लाती है ताकि वो जो है जो वित्तीय व्यवस्था है उसको सुधार कर सके। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में बॉन्ड क्या होता है? तो यह एक प्रकार का जो है ऋण उपकरण होता है जिसे सरकार, कंपनी या फिर नगर निगम द्वारा जो है एक निश्चित अवधि के लिए जो है बाजार से वित्त एकत्रित करने हेतु जारी किया जाता है। तो सरकार जो है कंपनी या फिर कोई नगर निगम है उसके द्वारा जो है एक अवधि में के लिए बाजार से जो है वित्त लेने के लिए जो है बॉन्ड जारी करती है। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती है? तो यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो जारी की जाने वाली व्यापार योग्य ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं। मतलब ये सरकार की जो ऋण देयता को दर्शाती है। सरकारी प्रतिभूतियाँ जो कि जोखिम रहित उपकरण अथवा जो है गिफ्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहलाती है। तो आरबीआई का सार्वजनिक जो ऋण होता है कार्यालय सरकारी प्रतिभूतियों की जो रजिस्ट्री का कार्य करता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश के लाभ क्या होते हैं? तो ब्याज के साथ साथ जो है मूलधन वापसी की संप्रभु गारंटी रहती है, अलग अलग परिपक्वता अवधि में उपलब्ध होता है। एंड इन्हें जो है द्वितीय बाजार में बेचा जा सकता है। एंड ये प्रतिभूतियाँ जो अधिक तरल, पारदर्शी एवं जो सुरक्षित लेन देन से युक्त होती हैं। एंड इनका जो है प्रयोग जो है रेपो बाजार से जो उधार लेने में जो है किया जा सकता है। तो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती है, एक शेयर सिक्योरिटी होता है। डेब्ट सिक्योरिटी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाता है और कमर्शियल सिक्योरिटीज आता है। कमर्शियल सिक्योरिटी जैसे डिबेंचर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आ जाता है शेयर टर्म 1 वर्ष से कम का लॉन्ग टर्म। तो शेयर टर्म में ट्रेजरी बिल्स CMB आ जाएगा। लॉन्ग टर्म्स में ड्यूटेड सिक्योरिटीज़ एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाएगा STL।
एंड शेयर सिक्योरिटी दो प्रकार हैं, इक्विटी शेयर एंड परफॉर्मेंस शेयर। तो